हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज की बात कर रहे थे। तो आज के लेक्चर में हम अपना नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज वाला जो यूनिट है इसको खत्म कर देंगे। सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 के डिस्कशन से। तो जल्दी से आप अपनी किताब, रजिस्टर्स, पेन, कैलकुलेटर्स निकाल लीजिए और मेरे साथ ये क्वेश्चन पढ़ना शुरू कीजिए। तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करूं तो एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अगेन एक प्योर एग्जाम का बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है जो आएगा आपके एग्जाम में। तो अगेन आई एक्सपेक्ट 15 to 20 मार्क्स का ये आना चाहिए। हालांकि सीए एग्जाम्स में कोई ऐसे सेट एग्जाम के मार्क्स नहीं होते कि भाई इस क्वेश्चन के इतने ही नंबर का आएगा, वो आईसीआई की श्रद्धा के ऊपर होता है। बट स्टिल आई एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट 15 मार्क्स का तो ये क्वेश्चन बनना चाहिए। तो एक बढ़िया क्वेश्चन है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक फुल बड़ा क्वेश्चन करवाया था इस चैप्टर का, तो वो क्वेश्चन मैंने पूरा कराया था। अब लेकिन ये क्वेश्चन मैं पूरा नहीं कराऊंगा, हम इसमें 50-50 काम करेंगे। मतलब आधा काम मैं कराऊंगा, 50% काम मैं कराऊंगा और रिमेनिंग 50% काम आप लोग करेंगे, क्योंकि भाई एक क्वेश्चन तो ऐसा होना चाहिए ना जो आप पूरा अपने आप करो। ठीक है, तो ये सवाल मैं ओरिजिनली तो आपको वैसे ऑनेस्टली बोलूं तो होमवर्क में देने वाला था, अपने आप करने देने वाला था, लेकिन इस सवाल में कुछ एडजस्टमेंट्स काफी इंटरेस्टिंग सी है, तो मैंने सोचा मैं इसकी एडजस्टमेंट्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। तो मैं आपके साथ पूरी एडजस्टमेंट्स जो भी इसमें कैलकुलेशंस वगैरह वाला पार्ट है वो आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, लेकिन रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, जो प्रॉपर जो आपका पूरा क्वेश्चन है, पूरा सोल्यूशन है, वो आप लोग बनाएंगे। ठीक है जी, चलो तो आ जाओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। मैं समझा पूरा दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अपने आप जब आप सवाल करोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, इसकी मेरी गारंटी है। तो आ जाओ पेज नंबर 7.51 पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट मार्क करके इसको मेरे साथ पढ़ना शुरू करना। तो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स extracted from the books of Ganguly, prepare trading and profit and loss account and balance sheet as at 31st March 2020। तो वही आपका रिक्वायरमेंट घिसी-पिटी है, आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब तैयार करना है। डेट्स का ध्यान रखना, कौन सा हमारा अकाउंटिंग ईयर है, बेसिकली 31 मार्च 2020 को खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब 2019-20 की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो अब नीचे जो आपको दे रखा है, अब ना तो ये ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में है और ना तो क्वेश्चन ने क्लियरली बोला हुआ है कि ये ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, तो टेक्निकली देख के तो ये ट्रायल बैलेंस नहीं लगता, बट आपको इसको ट्रायल बैलेंस की तरह ही समझो, आप इसको ट्रायल बैलेंस की तरह ही ट्रीट करना। ठीक है, तो मान लो ये ट्रायल बैलेंस ही है, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया, उसने आपको किताबों में से अलग अलग बैलेंसेस क्या हमारे आ रहे हैं अभी वो उठा के दे दिए है। तो उसने ट्रायल बैलेंस तो नहीं बनाया, बट उसने आपको ट्रायल बैलेंस में क्या क्या बैलेंसेस आने चाहिए हमारे, वो सारी फिगर दे दी है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखोगे तो आपको कैपिटल का बैलेंस दिया है, गांगुलीज कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप मान लो ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, सो दिस इज ओपनिंग कैपिटल, तो ये हमारी बैलेंस शीट में जाता है। फिर क्या रखा है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019, तो दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक, ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। फिर आपको सेल्स और सेल्स रिटर्न दे रखा है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। फिर आपको परचेज रिटर्न दे रखा है, अगेन ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। कैरेज इनवर्ट दे रखा है, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। फिर आपको रेंट दे रखा है। ठीक है, जब वो रेंट देना सिर्फ रेंट लिखे तो यह हमेशा खर्चे की बात करता है। ठीक है, रेंट रिसीव लिखेगा तो मतलब वो इनकम है, खाली रेंट का मतलब हमेशा खर्चा होता है। ठीक है, तो कभी कंफ्यूजन ना आए इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो रेंट इज अगेन योर खर्चा, और कौन से नेचर का खर्चा है, इनडायरेक्ट नेचर का, तो ये आपके पीएनएल में चला जाएगा। फिर सैलरीज इनडायरेक्ट खर्चा पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। सन्ड्री डेटर्स एसेट है, बैलेंस शीट में जाएंगे। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएंगे। लोन फ्रॉम देना बैंक लिमिटेड एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, हालांकि इन सारी पॉइंट्स में कुछ एडजस्टमेंट होने वाली है, लेकिन अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से डिस्कस कर रहा हूं। तो ये क्या है, लोन लिया हुआ है हमने देना बैंक से, तो अपने लिए तो ये लाइबिलिटी है, तो ये कहां पे जाएगा, अल्टीमेटली ये जाएगा हमारी बैलेंस शीट में ही। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पे किया हमने, तो ये हमारा खर्चा है, तो ये इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है, तो ये जाएगा हमारे पीएनएल में।
ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अगेन एक इनडायरेक्ट खर्चा है, जाएगा पीएनएल में। एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट खर्चा है, पीएनएल में जाएगा। ठीक है, तो अभी तक सारे आइटम्स बड़े नॉर्मल से लग रहे हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा हुआ है, इंटरेस्ट हमको मिला, तो दैट इज ये हमारे लिए इनकम है। अच्छा, इनकम कौन से नेचर का है? सेल्स वाला इनकम नहीं है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट वाला हमारा प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी वाला इनकम नहीं है। दिस इज अदर इनकम, है ना, ये अदर इनकम है। तो अदर इनकम हमारे पीएनएल में जाता है क्रेडिट साइड पे। फिर आपको कैश विद ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड दे रखा है, इसका मतलब कुछ नहीं है, कैश एट बैंक है। दिस इज नथिंग बट कैश एट बैंक। तो अगेन ये क्या है? ये एसेट है जो आपके बैलेंस शीट में आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव हुआ, मिला हमको, तो ये हमारे लिए इनकम है, तो ये भी हमारे पीएनएल में जाएगा। इन्वेस्टमेंट एट 5%, कोई हमने 5% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और 1 अप्रैल 2019 इसका ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट होती क्या? अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एक एसेट होती है और ये हमारी कहां जाती है? बैलेंस शीट में जाती है। तो ये भी सिंपल हो गया। फर्नीचर एज ऑन 1 अप्रैल 2019 दे रखा है, अगेन फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है, तो ये भी एसेट है, बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इन आइटम्स की कहां जाएंगी फाइनल अकाउंट्स में बता रहा हूं। एडजस्टमेंट्स इससे रिलेटेड कई सारी आइटम से रिलेटेड होगी, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम खाली ऊपर ऊपर से डिस्कस कर रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड खर्चा है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल में जाएगा। जनरल एक्सपेंस इनडायरेक्ट खर्चा है, पीएनएल में जाएगा। ऑडिट फीस इनडायरेक्ट खर्चा है, पीएनएल में जाएगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इनडायरेक्ट खर्चा है, पीएनएल में जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट खर्चा है, पीएनएल में जाएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम इनडायरेक्ट खर्चा है, पीएनएल में जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे खर्चे हो गए। फिर कैश इन हैंड एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। डिपॉजिट एट 12% ऑन 1 अप्रैल 2019, कोई डिपॉजिट की बात कर रहा है जिसकी वो 1 अप्रैल यानी ओपनिंग बैलेंस दे रहा है और उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट का रेट भी दे रखा है 10% का, और देखो आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस। तो ये डेबिट लिखने का क्या मतलब हुआ? डेबिट लिखने का क्या मतलब है? ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एसेट है, क्योंकि डिपॉजिट एक लाइबिलिटी भी हो सकती है, एक एसेट भी हो सकता है ना। तो डिपॉजिट अगर हमें किसी और से मिला है तो हमारे लिए लाइबिलिटी है, पर अगर हमने किसी और के पास डिपॉजिट करा रखा है तो वो मेरे लिए एसेट है। तो इसने क्वेश्चन ने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मींस इट इज एन एसेट, यानी ये डिपॉजिट हमने किसी के पास रखा हुआ है और उस पर भी 10% का कुछ इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, और ये भी आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। इसके अलावा ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स क्या होता है? तो ड्रॉइंग्स हमारी कैपिटल में से कम होती है इन बैलेंस शीट, तो ये ड्रॉइंग्स भी अल्टीमेटली हमारी बैलेंस शीट में ही दिखेगी। ठीक है, तो पहले इतने आइटम्स आपके दिमाग में क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। चलो अब हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं एडजस्टमेंट्स। तो सारी एडजस्टमेंट्स में आपको डिस्कस करूंगा, एनालाइज करूंगा, सॉल्व करवाऊंगा। तो एडजस्टमेंट्स में हमें फोकस करना है, क्योंकि मैं एडजस्टमेंट्स की वजह से ही सवाल बेसिकली डिस्कस कर रहा हूं। तो पहली एडजस्टमेंट बोल रखी है, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020 इज 3,93,000। तो ये क्या है? ये है क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले तो बताओ भाई क्लोजिंग स्टॉक का क्या होता है? तो सबसे सिंपल एडजस्टमेंट है मेरे ख्याल से ये, है ना। एक तो ये ट्रेडिंग में क्रेडिट में जाता है, एक तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में जाता है, और बैलेंस शीट में ये एसेट सेट जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल है, तो इतना क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। अच्छा, आगे अभी और भी कुछ कहानी बता रहा है। दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स ऑन 31 मार्च 2020। इस क्लोजिंग स्टॉक में कुछ ऐसे गुड्स हैं जो हमें कस्टमर से वापस मिल गए 31 मार्च 2020 को। लास्ट डेट पे कुछ कस्टमर्स ने हमारे गुड्स वापस कर दिए, तो वो भी इस स्टॉक के अंदर, इस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूडेड है, टू द वैल्यू ऑफ ₹15,000। ठीक है, तो 15,000 के गुड्स हमें वापस मिले। ठीक है, अब ये 15,000 क्या है? ये कहीं ना कहीं क्या है? ये सेल्स वैल्यू बता रखा है कि भाई हमने गुड्स कस्टमर को बेचे थे 15,000 रुपए के, वो गुड्स वापस कर दिए कस्टमर ने, और वो वाले गुड्स भी इस क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फॉर विच नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन द बुक्स। इस सेल्स रिटर्न की हमने कोई भी एंट्री पास नहीं करी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि ये एरर है, और एरर भी कौन सी है? एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है। अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं, हमने एक सेल्स रिटर्न की एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी। ठीक है, तो ये हमारा एक एरर है। तो अब इस एरर को
रेक्टिफाई करना है हमको, तो आपको यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी साथ साथ करते हुए चलनी है। तो एक एक करके एडजस्टमेंट डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो आ जाओ जी, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, तो एक तो क्लोजिंग स्टॉक की बात करी उसने, मैं लिख देता हूं, वैसे क्लोजिंग स्टॉक की मैंने आपके साथ चर्चा कर ली। तो क्लोजिंग स्टॉक उसने बता रखा है 3,93,000 का। इसका आप लोग कहां इफेक्ट लोगे? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम इसको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, सिंपल, और कोरिस्पॉन्डिंगली हम अपने इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखा देंगे। ठीक है, तो ये बात तुम्हारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट का भी एक फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली दो चीजें बता रखी है इस फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट में। सेकेंड में उसने एक सेल्स रिटर्न की बात कर रखी है जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी। तो भाई जब रिकॉर्ड नहीं करी तो ठीक करने के लिए हम रिकॉर्ड कर देते हैं हम। तो बताओ सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, यही एंट्री होती है ना? यही एंट्री होती है। कितने अमाउंट की सेल्स रिटर्न है? 15,000 की। ठीक है, अच्छा, अब जब ये एंट्री मैंने पास करी तो अब इस एंट्री का इफेक्ट कहां कहां होगा? देखो ध्यान से देखना। एक तो मेरा सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है। सेल्स रिटर्न डेबिट होने का मतलब कहीं ना कहीं मेरा सेल्स रिटर्न बढ़ रहा है। तो आप एक बार सवाल पे आ जाओ, अपने वापस से ट्रायल बैलेंस में आना, जो आपको बैलेंसेस दे रखे हैं। तो आप यहां पे देखोगे, यहां पे आपको सेल्स रिटर्न दे रखा है 43,000 का। ठीक है, तो ये तो वो सेल्स रिटर्न है जो हमने रिकॉर्ड कर रखा होगा, तभी वो हमारे यहां पे आ रहा है। इसके अलावा जो हमने एडिशनल 15,000 रुपए का सेल्स रिटर्न डाल दिया, वो भी अब यहां पे ऐड हो जाएगा। तो यानी कि अब हमारा टोटल सेल्स रिटर्न कितने रुपए का हो जाएगा? 58,000 का। टोटल सेल्स रिटर्न अब हमारा 58,000 का हो जाएगा। ठीक है, तो एक इसका इफेक्ट ये आ गया। दूसरे साइड देखना इस एंट्री में क्या हुआ। दूसरी साइड हमने डेटर को क्रेडिट कर रखा है। दूसरे साइड हमने डेटर को क्रेडिट कर रखा है। डेटर को क्रेडिट करने का मतलब डेटर कम कर रखा है ना? वापस से आओ अपने बैलेंसेस में, तो एक बार देखो जरा, डेटर्स हमारे कितने आ रहे हैं? सर डेटर्स हमारे आ रहे हैं 1,20,000 के। डेटर्स आ रहे हैं हमारे 1,20,000 के। तो मोमेंट मैंने डेटर को 15,000 से क्रेडिट किया, तो इसका अब इफेक्ट क्या होगा? हमारे डेटर्स 15,000 रुपए से कम हो जाएंगे। हमारे डेटर्स 15,000 रुपए से कम हो जाएंगे। आई होप आप इसका इफेक्ट समझ गए होंगे। ठीक है, चलो चलिए अब हम लोग सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या कहता है? तो फर्स्ट हमारा हो गया खत्म, सेकेंड पे आ जाओ। परचेजेस इंक्लूड फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2020 फॉर ₹10,000। तो हमने एक फर्नीचर परचेज किया 10,000 रुपए का, और कौन सी डेट को परचेज किया यह भी ध्यान रखना, 1 जनवरी 2020 को। बट हमने इस फर्नीचर परचेज को अपने परचेजेस में इंक्लूड कर दिया, यानी कि अगेन एक एरर है। एरर का टाइप कौन सा है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना लिख के। ठीक है, तो एरर जो भी है, हमने बेसिकली क्या किया हुआ है, हमने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर रखा है। तो ये मैंने आपको हिंट भी दे दिया। तो अब इसका रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे? इसकी आप एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करोगे? आ जाओ जी। ठीक है, तो हम इसके एंट्री पास करते हुए चल रहे हैं। सारी एंट्रीज आप लोग मेरे साथ साथ लिख लेना चाहे तो हमने एक फर्नीचर खरीदा, तो ये हमारा एक एसेट है, तो हमको एसेट को डेबिट करना चाहिए था। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000। और इसको हमने क्या करा? हमने इसको परचेजेस में ऐड कर दिया, परचेजेस में इंक्लूड कर दिया। तो हम परचेजेस में से इसको हटा देंगे, यानी परचेज को कम कर देंगे, तो परचेज को क्रेडिट कर दो। बस बन गई मेरी एक वाली एंट्री। बन गई कि नहीं बन गई? अच्छा, अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इस एंट्री का इफेक्ट भी देख लो क्या होगा। एक तो मैं आता हूं वापस से सवाल में, एक तो हमारा जो फर्नीचर है, फर्नीचर डेबिट हो रहा है। तो फर्नीचर देखो अभी हमारे पास आ रहा है कितने रुपए का? 9,000 का। तो अब इस फर्नीचर में हम अच्छा 10,000 था, 1,000 था, 10,000 था ना, ठीक है। तो फर्नीचर में हम 10,000 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास टोटल फर्नीचर कितनी की हो जाएगी? 19,000 की। तो एक ये इफेक्ट होगा। दूसरी तरफ परचेज को मैंने क्रेडिट कर रखा है, परचेज को मैंने क्रेडिट कर रखा है।
तो जब मैं परचेजेस लूंगा अपनी, बेसिकली नेट परचेजेस जब मैं ले रहा हूँ अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहां पे मैं परचेज में से 10,000 को इसको माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट फिगर जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, नेट फिगर जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। और उसमें से जब मैं परचेज ले रहा हूं तो मैं 10,000 रुपए और कम कर दूंगा इस एडजस्टमेंट की वजह से। सिंपल हो गई। तो ये एडजस्टमेंट भी आप लोग समझ गए होंगे। चलो जी, अच्छा थर्ड एडजस्टमेंट भी हाथ का डील कर लेते हैं जल्दी से। थर्ड एडजस्टमेंट में वो कह रहा है डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको सेकंड वाले एडजस्टमेंट का भी यूज करना पड़ेगा। वो आपसे कह रहे हैं कि फर्नीचर को 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिशिएट करना है। तो मैं आ जाओ, डेप्रिसिएशन भी आपको कैलकुलेशन करवा देता हूं, आ जाओ। तो थर्ड में आ जाते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो देखो सिंपल है, जो ओपनिंग बैलेंस है फर्नीचर का, उस पर तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन हम लगा लेंगे। तो मैं लिख लेता हूं डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस था कितने रुपए का? 9,000 का। तो 9,000 रुपए पे पूरे 10% का डेप्रिसिएशन पूरे साल का हम लोग लगा लेंगे। तो ये कितना आएगा? 900 प्लस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर परचेस्ड। ठीक है, तो यहां पे आपको सेकंड पॉइंट की इंफॉर्मेशन को यूज करना है। सेकंड पॉइंट में उसने बोला था हमने 10,000 का फर्नीचर परचेज किया, तो इस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे 10% का। लेकिन कितने महीने का? फर्नीचर परचेज हमने कौन सी डेट को किया था? 1 जनवरी को किया था। तो सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो इंटू 3/12 मैं कर देता हूं। तो ये कितना आएगा? बेसिकली 1,000 रुपए को 4 से डिवाइड कर दो तो आई थिंक 250 आएगा, 250। ठीक है, तो अब टोटल डेप्रिसिएशन मेरी कितनी हो जाएगी? 1150। 1150, ठीक है जी। तो दिस विल बी माई टोटल डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसका करोगे क्या? इस टोटल डेप्रिसिएशन का करने क्या वाले हो आप लोग? तो एक तो खर्चा है, पीएनएल में डेबिट साइड दे दोगे, डाल दोगे। और साइड बाय साइड जब आप अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा रहे होगे, तो एसेट साइड में आप इसको कैसे दिखाओगे मैं दिखा देता हूं। मैं बैलेंस शीट तो पूरी बनाऊंगा नहीं, वो तो आपको ही बनानी है, बट मैं दिखा देता हूं। आप वहां पे फर्नीचर लिखोगे टोटल कितने रुपए का? 19,000 का। ठीक है, 9,000 पहले था और 10,000 हमने और खरीदा, तो टोटल फर्नीचर 19,000 का हो गया। इसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे 1150 का, और नेट फिर फिगर आपकी, जिसको हम WDV बेसिकली कहते हैं, वो आपके बैलेंस शीट में बाहर के साइड पे आ जाएगी 17,850। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम अपना नेक्स्ट एडजस्टमेंट डिस्कस करते हैं। तो अब अगला एडजस्टमेंट हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 4 एंड एडजस्टमेंट नंबर 6। ठीक है, 4 और 6 को मैं साथ में डिस्कस करूंगा क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड है। ठीक है, चलो एडजस्टमेंट नंबर 4 में वो क्या कह रहा है? द लोन अकाउंट ऑफ देना बैंक इन द बुक्स ऑफ गांगुली अपीयर्ड एज फॉलोस। तो आपको उसने लोन अकाउंट का लोन फ्रॉम देना बैंक बेसिकली इसका एक लेजर बना के दे दिया पूरे साल का। तो एक बार आप देखो ट्रायल बैलेंस में लोन का कितना बैलेंस आ रहा था। अगर आप ध्यान दोगे तो लोन आ रहा था हमारा 1,00,000 रुपए का, और इस पे भी आप ध्यान देना, इस पे इंटरेस्ट रेट जो उसने बता रखा है वो बता रखा है 12% का। ठीक है जी, अब इसका उसने ब्रेकअप बता दिया। वो कह रहा है कि बेसिकली जो लोन था उसका 1 अप्रैल 2019 का यानी ओपनिंग बैलेंस कितना था? 50,000, 50,000 का ओपनिंग बैलेंस था। और फिर हमने 31 मार्च 2020 यानी साल के एंड में, साल के लास्ट डेट पे हमने 50,000 रुपए का एडिशनल लोन लिया। इसलिए अब एडिशनल लोन लेने के बाद हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 1,00,000 रुपए का। क्या आप लोग समझ पाए इस बात को? है ना? तो 50,000 ओपनिंग था, 50,000 का और लोन लिया हमने साल के बिल्कुल लास्ट डेट पे, तो टोटल लोन हमारा हो गया 1,00,000 रुपए का। अब इस इंफॉर्मेशन का क्या यूज है? जब आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे, जब आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे, तो आ जाओ मैं कैलकुलेशन कर ही लेता हूं। हवा हवा में डिस्कस करने से अच्छा हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 एंड 6 में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो अब बताओ जब मैं इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन करूंगा तो बनना कितना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 2019-20।
तो जो 50,000 का एडिशनल लोन हमने साल के अंत में लिया, क्या इस एडिशनल लोन पे कोई इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि भाई हमने साल के लास्ट डेट पे लोन लिया, तो करेंट ईयर में क्या इस पे कोई इंटरेस्ट बनेगा? नहीं। तो इस 50,000 पे तो हम कोई भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे नहीं, क्योंकि ये साल के लास्ट डेट पे लिया गया है। तो यानी कि अब हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कौन से लोन पे होगा? सिर्फ इस ओपनिंग वाले बैलेंस पे होगा, जो 1 अप्रैल से हमारे बुक्स में खड़ा हुआ था। ठीक है, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सिर्फ इस 50,000 के ओपनिंग बैलेंस पे होगी। जो 50,000 रुपए का एडिशनल लोन दे रखा है या ले रखा है हमने, उस पे नहीं होगी। अगर ये इंफॉर्मेशन वो नहीं देता, अगर ये वाली एडजस्टमेंट में जो उसने दे रखी इंफॉर्मेशन ये नहीं देता, फिर तो हमारे पास कोई चारा होता ही नहीं। फिर तो जो ट्रायल बैलेंस में लोन आ रहा होता है 1 लाख रुपए का, इस पे हम लोग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उठा के कर देते। लेकिन क्योंकि यहां पे उसने इंफॉर्मेशन बता दिया कि भाई रुक जाओ, 1 लाख का लोन आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, लेकिन इस 1 लाख में से 50,000 का तो लोन ऐसा है जो हमने साल के अंत में लिया है, तो इस 50,000 पे हमें कोई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करनी। सिर्फ बचे हुए जो 50,000 है, जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ओपनिंग बैलेंस था, उसी पे हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है जी, तो आप समझ पा रहे होंगे हमें कैसे चीजों को यूज करना होता है, इंफॉर्मेशन को यूज करना होता है। तो अब बताओ इंटरेस्ट इसमें कितना बनना चाहिए? आ जाओ। तो कितना? ध्यान से, 50,000 का लोन है, सिर्फ 50,000 पे हमें कैलकुलेशन करनी है। इस पे 12% का इंटरेस्ट रेट है, और क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है, यानी पूरे साल का हमें इंटरेस्ट इसमें लगाना होगा, निकालना होगा। तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल कम आउट टू बी आई थिंक 6,000, यह आ जाएगा 6,000 रुपए का। अच्छा, अब रुक जाओ, अब आ जाओ एडजस्टमेंट नंबर 6 पढ़ना। वो कह रहा है इंटरेस्ट पेड इंक्लूड ₹3,000 पेड टू देना पे। तो देखो जरा ट्रायल बैलेंस में हमने इंटरेस्ट पे कितना का रखा है? 4,500 का। वो कह रहा है इस 4500 में से, इस 4500 के इंटरेस्ट पेड में से 3,000 रुपए का इंटरेस्ट ऐसा है जो हमने देना बैंक को दिया है, यानी ऊपर वाले लोन की वजह से दिया है। इसका मतलब क्या? रिमेनिंग जो 1,500 का इंटरेस्ट होगा वो कोई और इंटरेस्ट का खर्चा होगा, वो अदर इंटरेस्ट होगा, वो कोई दूसरा इंटरेस्ट होगा। तो जो अदर इंटरेस्ट है वो तो हमारा पीएनएल में एज इट इज चला जाएगा। ठीक है, वो तो कोई और इंटरेस्ट होगा जिसका हमें कोई लेना देना नहीं, जिसके हमें कोई एडजस्टमेंट सच नहीं करनी। इसको तो सीधा उठा के हमें पीएनएल में डाल देना है। सिर्फ इस बचे हुए 3,000 को हमको कंसिडर करना है। अब कैसे कंसिडर करना है? अब आ जाओ वापस से अपनी कैलकुलेशन में। तो मैं कह रहा हूं मेरे को साल में अपने देना बैंक के लोन पे 6,000 रुपए का इंटरेस्ट देना चाहिए था, लेकिन हमने एक्चुअली में पे कितना किया? इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड। तो यहां पे भी मैं कैलकुलेशन दोबारा दिखा देता हूं। तो टोटल इंटरेस्ट पेड ट्रायल बैलेंस में तो आ रही 4,500 की, लेकिन इसमें से सिर्फ 3,000 रुपए का इंटरेस्ट ऐसा है जो हमने देना बैंक को दिया है। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे दिखा दिया इसको। तो इसमें से मैं 3,000 माइनस कर देता हूं, तो अब बच कितना गया? 3,000। तो जब मैं 6,000 में से सिर्फ 3,000 का ही इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो बचा हुआ इंटरेस्ट क्या होगा? ये होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। समझ गए आप बात को? तो अब मैं इसको कैसे अपने फाइनल अकाउंट्स में दिखाऊंगा? अब हाउ विल आई शो इट इन माय फाइनल अकाउंट? तो पहले तो पीएनएल अकाउंट में हम खर्चे की बात कर लेते हैं। पीएनएल अकाउंट में खर्चे की बात कर लेते हैं। पीएनएल के डेबिट साइड में हम लोग इंटरेस्ट पेड दिखाएंगे। इंटरेस्ट पेड नहीं दिखाएंगे, सिर्फ इंटरेस्ट दिखाएंगे। ध्यान से, टू इंटरेस्ट दिखाएंगे सिर्फ। ठीक है, पेड नहीं, क्योंकि पेड नहीं, अब हम लोग एक्रूअल कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में हम पेमेंट बेसिस पे नहीं करते, एक्रूअल में हम लोग एक्रूअल के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पेड नहीं लिखेंगे, हम बस इंटरेस्ट लिख लेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख लो, जो भी लिखना चाहो। तो इंटरेस्ट हमारा ट्रायल बैलेंस में कितना आ रहा है? ट्रायल बैलेंस में आ रहा हमारा 4,500 का इंटरेस्ट, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो होता है वो हमारा खर्चे में ऐड हो जाता है। ये आप लोगों को अच्छे से अब पता होगी बात। तो 3,000 का हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितना खर्चा हमारी पीएनएल में जाएगा? 7,500 का। ठीक है जी। और साइड बाय साइड जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, तो यहां पे आपको क्या करना है? एक तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आता है ना, समझे ना? हाँ, बैलेंस शीट की मैं लाइबिलिटी साइड की बात कर रहा हूं। तो एक तो आपका लोन फ्रॉम देना बैंक तो आएगा ही आएगा, पूरा 1 लाख रुपए का। इसमें तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, तो ऑब्वियस है। और साथ में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारी एक जो लाइबिलिटी है 3,000 की, ये भी आपकी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगी। समझ गए आप इसका एडजस्टमेंट? ठीक है, तो इसलिए दोनों एडजस्टमेंट मैंने साथ में कवर करी, क्योंकि ये इंटरलिंक थी। चलिए अब हम लोग
अगली एडजस्टमेंट की ओर बढ़ते हैं। अब आ जाओ आप लोग एडजस्टमेंट नंबर 5। एडजस्टमेंट नंबर 5 ये काफी इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है। वो कह रहा है सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड ₹20,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट। हमारे सन्ड्री डेटर्स में कोई रॉबर्ट नाम का व्यक्ति है जिससे हमें 20,000 रुपए लेने हैं। एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड ₹10,000 ड्यू टू हिम। और साथ साथ हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स में 10,000 रुपए का ऐसा क्रेडिटर है जो हमें देना है, वो भी किसको? रॉबर्ट को ही देना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम है गांगुली और एक व्यक्ति है रॉबर्ट। ये 20,000 का हमारा डेटर भी है। डेटर का मतलब क्या हुआ? हमें इससे 20,000 रुपए लेने भी हैं, 20,000 लेने हैं, और ये 10,000 रुपए का क्रेडिटर भी है, यानी हमको इसको 10,000 रुपए देने भी हैं। आ गई बात समझ में? तो यानी कि 20,000 का ये डेटर भी है यही व्यक्ति, और 10,000 का ये क्रेडिटर भी है। इसको हम लोग अकाउंट्स की भाषा में कॉन्ट्रा आइटम भी बोल देते हैं। इस तरह की हम आइटम को कॉन्ट्रा आइटम भी बोल देते हैं। तो ठीक है, तो एक तो ऑप्शन ये है कि भाई 20,000 का मैं डेटर दिखाऊं एक तरफ और 10,000 का इसका क्रेडिटर भी दिखाऊं, बट क्या वो स्मार्ट तरीका है? नहीं। तो आपसे अगर मैं पूछूं बताओ इसी को अब ट्रीट करने का स्मार्ट तरीका क्या है? इसको ट्रीट करने का हमारा स्मार्ट तरीका क्या है? क्या बेटर ये नहीं है कि मैं एक नेट सेटलमेंट अमाउंट निकाल दूं कि नेट सेटलमेंट अमाउंट बताओ भाई, कि मैं एक तरफ कह रहा हूं एक व्यक्ति को देना भी है उससे लेना भी है, तो मेरे को एक नेट अमाउंट बता दो जो या तो देना हो या लेना हो, और उसको मैं अपनी बुक्स में एडजस्ट कर दूं। राइट? तो अगर मैं कह रहा हूं कि 10,000 मुझे क्रेडिटर को एज अ क्रेडिटर इसको देना है, लेकिन 20,000 एज अ डेटर इससे लेना है, तो क्या मैं बोल सकता हूं नेट में एक बात करो, नेट में एक बात करो, नेट में ये बोल देता हूं मैं कि 10,000 रुपए मुझे इससे लेने हैं। तो क्या इसमें आपको कोई तकलीफ है? क्या आपके पेट में दर्द होता है? आई होप नहीं होता होगा। इतना आप लोग लॉजिकली सोच सकते होंगे कि मैं एक तरफ क्रेडिटर भी दिखा रहा हूं, डेटर भी दिखा रहा हूं, इससे अच्छा मैं एक नेट अमाउंट दिखा देता हूं कि भाई देखो नेट में मुझे रॉबर्ट से 10,000 रुपए लेने हैं, काम खत्म। ना मैं इसको अलग क्रेडिटर डेटर दिखाता नहीं, मैं सिर्फ इसमें इसको बोल देता हूं कि नेट में 10,000 इससे लेने हैं। ठीक है, तो अब ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं एक्चुअली में क्या करूंगा, मैं 10,000 रुपए का क्रेडिटर अपने पास से उड़ा दूंगा, 10,000 रुपए का क्रेडिटर अपने पास से उड़ा दूंगा, और मैं अपने डेटर को जो 20,000 रुपए का आ रहा है उसको 20,000 रुपए को कम करके कर दूंगा 10,000 रुपए। क्या आप लोगों को बात समझ आ गई? मुझे क्या करना है? क्रेडिटर को उड़ा दो कि मैं दोनों जगह क्यों दिखाऊं भाई, क्रेडिटर में भी दिखाऊं डेटर में भी दिखाऊं। नेट में मैंने कह दिया कि 10,000 रुपए लेने हैं, तो ऑन नेट इफेक्ट में बोल रहा हूं कि नेट इफेक्ट में ये मेरा डेटर है, नेट इफेक्ट में ये मेरा डेटर है 10,000 रुपए का। तो इसको करने के लिए, इसका इफेक्ट लेने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं क्रेडिटर तो अपने पास से उड़ा रहा हूं, मैं रॉबर्ट को अपने क्रेडिटर में से उड़ा दे रहा हूं 10,000 रुपए से, और 20,000 का जो डेटर आ रहा है उसको कम करके अब मैं नेट फिगर 10,000 पे लेके आ जाता हूं। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो इसकी मैं जर्नल एंट्री बना देता हूं, एडजस्टमेंट एंट्री बना देता हूं। तो आ जाओ जहां पे हम लोग अपनी एंट्रीज लिख रहे हैं सारी एडजस्टमेंट्स की, तो लिखते रहना आप लोग मेरे साथ साथ। अगर आप लोग समझ गए हैं तो अब आप एंट्री अपने आप बना सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्रेडिटर्स को उड़ा रहा हूं, अपने मतलब रॉबर्ट को अपने क्रेडिटर्स में से उड़ा रहा हूं, तो लाइबिलिटी कम कर रहा हूं, बेसिकली क्रेडिटर कम कर रहा हूं, तो उसको मैं डेबिट कर दूंगा। और जो 20,000 का डेटर आ रहा था मेरा रॉबर्ट, उसको मैं 20,000 को कम करके 10,000 कर रहा हूं, यानी मैं 10,000 से अपने डेटर्स को कम भी कर रहा हूं। ठीक है, तो 10,000 से मैं अपने क्रेडिटर्स उड़ा रहा हूं और 10,000 रुपए से मैं डेटर्स कम कर रहा हूं, तो बन गई मेरी एंट्री, बन गई मेरी एंट्री। तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इस एंट्री का इफेक्ट क्या होगा? जब मैं अपनी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिखाऊंगा लाइबिलिटी साइड, तो जो क्रेडिटर्स आ रहे हैं ट्रायल बैलेंस में, उसमें से मैं ये 10,000 रुपीज कम कर दूंगा, और बैलेंस जो अमाउंट आएगा वो मेरे क्रेडिटर्स में आएगा। और सेम विथ डेटर्स, सेम विथ डेटर्स, जो मेरा एसेट साइड में डेटर्स आएंगे, जो भी मेरे डेटर्स आ रहे हैं, हालांकि डेटर से रिलेटेड अभी और एडजस्टमेंट है, तो अभी मैं पूरा डिस्कस आगे करूंगा, लेकिन डेटर्स में जो मेरा अमाउंट डेटर का बन रहा है, इसमें से मैं ये 10,000 रुपीज कम कर दूंगा, और फिर मैं अपना बैलेंस डेटर दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो मैं बता ही देता हूं, एक काम करता हूं,
डेटर्स को हम लेटर ऑन डील करेंगे, डेटर्स को लेटर ऑन डील करेंगे। मैं क्रेडिटर्स की डिस्कशन कर लेता हूं। तो क्रेडिटर्स आपकी बैलेंस शीट में कितने पे आएगा? तो ट्रायल बैलेंस में कितना आ रहा है देख ही लो, है ना, इसको छोड़ना क्या, मैं पूरा इसको डिस्कस कर ही लेता हूं। तो ट्रायल बैलेंस में एक बार आप देखोगे क्रेडिटर्स कितना आ रहा है, आ जाओ। क्रेडिटर्स आ रहा है मेरा 74,000 का, ठीक है। तो 74,000 मेरा ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। इसमें से मैंने जो 10,000 रुपए की एडजस्टमेंट कर दी, ये मैं माइनस कर दूंगा। तो बैलेंस शीट में मेरे क्रेडिटर्स कितने रुपए पे आएंगे? 64,000 पे, ठीक है। डेटर्स का मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, क्योंकि उससे रिलेटेड एक दो और एडजस्टमेंट है जो हमें इफेक्ट जिसका लेना पड़ेगा, तो यहां पे नहीं ले पाएंगे हम, तो उसका मैं बाद में डील करूंगा। लेकिन क्रेडिटर्स की मैंने बात आपसे कर ली, ठीक है जी। चलो, ये भी बात खत्म। अब आ जाओ एडजस्टमेंट नंबर 7 पे। क्या कह रहा है एडजस्टमेंट नंबर 7? इंटरेस्ट रिसीव्ड रिप्रेजेंट्स ₹1,000 फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। तो एक बार आना, इंटरेस्ट रिसीव की कुछ बात कर रहा है, तो एक बार मैं जरा नजर मार लू कि मेरा इंटरेस्ट रिसीव कितना आ रहा है। तो थोड़ी खिचड़ियां जरूर पक गई है, बट कोई बात नहीं। इंटरेस्ट रिसीव आ रहा है मेरा कितना? 7250 का, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 7250 के इंटरेस्ट रिसीव में से 1,000 रुपए का तो ऐसा इंटरेस्ट है जो मेरे को सन्ड्री डेटर से मिला है ड्यू टू डिले ऑन देयर पार्ट। तो मेरे को डेटर्स ने लेट पेमेंट करी होगी, तो मैंने उनसे 1,000 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया होगा। तो 7250 में से जो 1,000 रुपए का इंटरेस्ट है वो तो फ्रॉम डेटर्स है। एंड द बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड डिपॉजिट्स। अगर आपको याद होगा जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो यहां पे एक तो इन्वेस्टमेंट था 5% का, ओपनिंग बैलेंस 25,000 का, और साथ साथ में एक डिपॉजिट भी था 10% का, 1.5 लाख। तो वो कह रहा है कि जो बचा हुआ इंटरेस्ट है 7250 में से 1,000 का तो इंटरेस्ट डेटर से मिला है, और जो रिमेनिंग इंटरेस्ट है वो हमारा इस इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट पे है। अब आप गौर से देखना, आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता, उसने ये तो बता दिया, देखो 7250 में से 1,000 रुपए का तो डेटर से इंटरेस्ट मिला हुआ है, रिमेनिंग कितना बच गया? 6250, रिमेनिंग बच गया 6250। तो 6250 उसने बोला हुआ है कि ये जो 6250 इंटरेस्ट है वो रिलेट करता है विद 5% इन्वेस्टमेंट एंड 10% डिपॉजिट। लेकिन उसने ब्रेकअप नहीं बताया कि भाई 6,250 में से कितना इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे है और कितना इंटरेस्ट डिपॉजिट पे है। टोटल मुझे पता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट पे मिला के इंटरेस्ट मुझे इतना 6250 का मिला हुआ है, ठीक है। समझ गए? क्या आप लोग कहानी को समझ पाए हो? अच्छा, अब इसको मुझे करना क्या है, इसका मुझे करना क्या है, तो आ जाओ मैं वापस अपनी कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आ जाता हूं। तो एडजस्टमेंट नंबर हम कौन सा कर रहे हैं? एडजस्टमेंट नंबर 7 था क्या? एडजस्टमेंट नंबर, हाँ 7, ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 7। चलो, एडजस्टमेंट नंबर 7। तो यहां पे हम लोगों ने बोला इंटरेस्ट रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। ये हमने कितना बोला? हमने बोला भाई देखो 7250 का तो टोटल इंटरेस्ट था ट्रायल बैलेंस में, लेकिन इसमें से 1,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो तो डेटर का इंटरेस्ट है, वो तो एक अलग कहानी हो गई। तो अब बैलेंस जो 6250 का इंटरेस्ट है वो मेरा रिलेट करता है टू इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट, ठीक है। अच्छा, अब उसने इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट की मेरे को ओपनिंग बैलेंसेस बता रखे थे। तो अब मेरे पास ब्रेकअप तो है नहीं, मेरे पास इसका ब्रेकअप तो है नहीं कि कितना इन्वेस्टमेंट से रिलेट करता है, कितना इंटरेस्ट मेरा डिपॉजिट से रिलेट करता है। तो मैं ब्रेकअप में तो कर नहीं सकता कि मैं इन्वेस्टमेंट का अलग से इंटरेस्ट देखूं और डिपॉजिट का अलग से इंटरेस्ट देखूं, लेकिन मैं टोटलिटी में देख सकता हूं। क्या मतलब हुआ? मैं देख लेता हूं पहले, बताओ मेरा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बनता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 2019-20 कितना इंटरेस्ट मेरा बनता है? तो आप एक बार ट्रायल बैलेंस में देखना, ट्रायल बैलेंस में इन्वेस्टमेंट आ कितने का रहा है? ट्रायल बैलेंस में हमारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है 25,000 का, वो भी क्लियरली बोल रखा है कि 1 अप्रैल का बैलेंस है। तो 25,000 पे मुझे 5% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो ये कितना आ रहा है? ये आएगा मेरे ख्याल से 1250, अगर मैं गलत ना हूं तो।
ठीक है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट पे 1250 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, राइट। इसको मैं कॉमा को थोड़ा ढंग से लिख लूं, नहीं तो ये 1 दिख रहा है। चलो अब ठीक हो गया। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मुझे कितना मिलना चाहिए फॉर 2019-20। तो देखो इन्वेस्टमेंट सॉरी डिपॉजिट मेरा ट्रायल बैलेंस में आ कितना रहा है 1.5 लाख का, और इसका रेट कितना है 10% का, यानी कि, और ये भी इसने बोल रखा है क्लियरली क्या कि 1 अप्रैल यानी ओपनिंग बैलेंस है। तो बस 1.5 लाख रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट सॉरी टोटल डिपॉजिट है, और इस पे मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो रेट है वो कितना है 10% का, तो मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? टोटल इंटरेस्ट मेरा बन जाएगा 15,000 का, 15,000 का। तो यानी कि मैं क्या आपसे कह रहा हूं कि देखो भाई, इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट से मिला के मेरे को 16,250 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। टोटल इंटरेस्ट मुझे 2019-20 में इतना मिलना चाहिए। ठीक है जी। अब इसमें से कितना इंटरेस्ट मुझे मिला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये मैंने यहां पे दिखा रखा है। देखो इस टोटल 16,250 में से 6,250 का ही इंटरेस्ट मेरे को मिला है टोटलिटी में। ठीक है, तो क्योंकि मैं अब देखो ब्रेकअप नहीं कर सकता। अगर मुझे ब्रेकअप पता होता तो मैं इसके अगेंस्ट अलग से देखता, इसके अगेंस्ट अलग से देखता, लेकिन क्योंकि मुझे ब्रेकअप पता नहीं तो मैं अब टोटलिटी में देख रहा हूं कि भाई टोटल तो देखो 16,250 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, उसमें से 6,250 का मिला है। इसका मतलब बैलेंस 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मुझे नहीं मिला। तो जो इंटरेस्ट अभी मुझे नहीं मिला, इसको मैं क्या बोल देता हूं, इंटरेस्ट एक्रूड। और ये मेरे लिए क्या है, ये इनकम है जो मुझे फ्यूचर में मिलेगी, ये पैसा मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है, तो ये मेरे लिए एक एसेट है। ठीक है, तो अब मैं इसको अपने फाइनल अकाउंट्स में कैसे कैसे चीजें दिखाऊंगा, तो ये आप लोग ध्यान से देख लो। तो फाइनल अकाउंट्स में क्योंकि मैं इंटरेस्ट इनकम की बात कर रहा हूं, तो पहली बात हम क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, हम बोलेंगे देखो इंटरेस्ट कितना मुझे मिला, इंटरेस्ट मुझे टोटल मिला है 7,250 का एज पर ट्रायल बैलेंस, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट भी मेरी करेंट ईयर का ही इनकम है, ये मैं 10,000 रुपए का एक्रूड इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा। तो टोटल इंटरेस्ट इनकम मेरी पीएनएल में कितनी आएगी, 17,250 की, 17,250 की। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, साइड बाय साइड बैलेंस शीट में कैसे चीजें आएंगी, तो बैलेंस शीट में हम एसेट साइड की बात करते हैं। तो एसेट साइड पे एक तो मेरा 5% इन्वेस्टमेंट आएगा, 10% डिपॉजिट आएगा। ठीक है, तो कितना कितना था 25 और 1.5, 25,000 का इन्वेस्टमेंट है, 1.5 लाख का डिपॉजिट है, और प्लस एक्रूड इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, एक एसेट है क्योंकि मुझे पैसा मिलने वाला है। तो ये 10,000 का एक्रूड इंटरेस्ट मैं अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाऊं। आगे बात समझ में, समझ रहे हो आप लोग क्या, कैसे हम लोगों को सारी चीजों को मिला के देखना है। चलो आ जाते हैं अपने वापस से सवाल पे। ठीक है, तो हो गई मेरी ये सातों एडजस्टमेंट्स कवर। एडजस्टमेंट 8 पे क्या कह रहा है वो, एडजस्टमेंट 8 में कह रहा है प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट पेबल टू देना बैंक एंड फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड डिपॉजिट्स। तो ये ऑलरेडी डन, तो ये तो बेफालतू का पॉइंट है, ये वो ना भी डालता तो हम तो ये करते ही अपने आप ही, तो जो कि मैंने किया भी बिना ये पढ़े करा, बिना मैंने ये पढ़े करा। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 8 खाली क्या है, ये एक फर्जी पॉइंट है आपका, खाली दिखने के लिए कि सवाल बड़ा है, तो इसका हमें कुछ नहीं करना क्योंकि हम वैसे भी करते, तो दिस इज नॉट वेरी रेलिवेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट 9 पे आ जाओ, तो इसमें मैं टिक कर देता हूं कि ये तो हम ऑलरेडी कर चुके। 9 पे आ जाओ, 9 वाला इंटरेस्टिंग है, इस पर स्टार मार्क करना, इस पर आप स्टार मार्क करना। मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन द बैलेंस
अंडर सन्ड्री डेटर्स नो सच प्रोविजन नीड टू बी मेड ऑन द फॉर द डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स पे जो हमने कर रखे उस पर तो कोई प्रोविजन नहीं बनाना, जो खाली डेटर्स हैं उस पर हमें 5% का प्रोविजन बनाना है, जिसको हम लोग अपने प्यार से क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे आ जाओ आप लोग। सन्ड्री डेटर्स मेरे बैलेंस शीट में आ कितने का रहा है, 1,20,000 का, 1,20,000 का। तो आ जाओ एडजस्टमेंट 8 भी कवर कर लेते हैं। तो सन्ड्री डेटर्स ट्रायल बैलेंस में आ रहा है सर 1,20,000 का, राइट। अब जो नादान बच्चे होंगे, जो जल्दबाजी में काम करेंगे, वो जल्दबाजी में क्या करेंगे, वो बोलेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, भाई देखो 5% का बनाना है तो उठा के बना दो, इसका 1,20,000 का 5% निकालो, काम खत्म, बन गया प्रोविजन। और इस सवाल में अच्छी बात क्या है, इस सवाल में अच्छी बात यह है कि कोई भी नए ओपनिंग प्रोविजन तो है नहीं। अब देख लेना, ना तो ट्रायल बैलेंस में कोई ओपनिंग प्रोविजन है, ना तो कोई बैड डेट्स वगैरह की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ पे आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना, उस कॉम्प्लिकेशन को हैंडल करना, वो सब कुछ नहीं करना। बस कुछ नहीं करना, जो प्रोविजन आपका बन रहा है उस प्रोविजन को आपको करेंट ईयर में बना के पीएनएल में उसको नुकसान में दिखा देना है। ठीक है, तो ये आप लोग नादानी में करोगे, बट ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा सर, क्यों गलत हो जाएगा? आप अगर देखोगे, हमने जो इतनी सारी एडजस्टमेंट्स करी, मैंने कुछ सोच समझ के ही आपको सारी एंट्रीज लिखवाई। तो जो हमारा सन्ड्री डेटर्स 1,20,000 का आ रहा है, ये तो अनएडजस्टेड बैलेंस है। इसमें से हमने देखो डेटर्स को कुछ ना कुछ एडजस्ट कर रखा है। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे एडजस्टमेंट नंबर 1 में हमने डेटर को 15,000 रुपए से कम किया था। तो भाई जब मैं प्रोविजन बनाऊंगा तो मैं सही डेटर्स पे तो बनाऊंगा, मैं सही डेटर्स पे बनाऊंगा, ऐसे थोड़ी आंख बंद करके किसी भी डेटर पे उठा के बना दूंगा, नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले सही डेटर का बैलेंस निकालेंगे कि भाई सही डेटर का बैलेंस बनना कितना चाहिए। तो एक तो हमने सेल्स रिटर्न जो एडजस्टमेंट नंबर 1 में कवर करी, वो माइनस करनी है 15,000। अच्छा, और इसके अलावा देखो क्या हमने डेटर्स को और भी किसी एडजस्टमेंट में छेड़ा था। आप अगर आओगे तो एडजस्टमेंट नंबर 5 में हमने देखो डेटर्स को क्रेडिट कर रखा है 10,000 से, यानी यहां पे भी हमने डेटर्स को कम कर रखा है। तो माइनस एडजस्टमेंट लिख देता हूं, जो हमने एडजस्टमेंट कर रखी थी, एडजस्टमेंट नंबर आई थिंक 5 थी, या हमने 10,000 से अपने डेटर्स को कम कर रखा है। तो अब मेरे पास सही डेटर्स आ कितने के रहे हैं, 95,000 के। तो अब मैं जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाऊंगा 5% के हिसाब से, वो किस पे बनाऊंगा, इस पे बनाऊंगा। समझ रहे हो? तो कितना प्रोविजन बनेगा देख लो एक बार, ये आएगा 4750, 4750। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री क्या बनाई है हम लोग, क्या सिखा रखी है मैंने आपको एंट्री, प्रोविजन बनाने की, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर आपने यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट वगैरह क्यों नहीं बनाया जो आपने सिखा रखा है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, ना तो कोई ओपनिंग प्रोविजन था, ना कोई एग्जिस्टिंग बैड डेट था, ना ही कोई न्यू बैड डेट था। तो यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं था। तो यहाँ पे बस जो प्रोविजन है कैलकुलेट करो और उसको उठा के बना दो, बस इतनी सी कहानी थी। 4750। अब हम फाइनल अकाउंट्स में कैसे कैसे दिखाएंगे, तो प्रोविजन जो बना रहे हैं वो पीएनएल अकाउंट के थ्रू बना रहे हैं, तो डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना 4750 का। और साथ साथ अब आप अपनी जो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डेटर्स की डिस्क्लोजर करोगे, वो कैसे करोगे, तो आपके सन्ड्री डेटर्स एडजस्टेड बैलेंस कितना आ रहा है, सारे बैलेंस एडजस्ट करने के बाद डेटर्स आ रहे कितने, 95,000 के। तो 95,000 के डेटर्स लोगे और इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो हमने बनाया 4750 का, वो माइनस कर दोगे। तो अब आपके नेट डेटर्स कितने रुपए के आएंगे बैलेंस शीट में, 90,250 के। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग ये सारी कहानियों को समझ पाए होंगे। क्या कोई और एडजस्टमेंट बच रही है? मेरे ख्याल से हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली। ठीक है, तो आप समझ गए सारी एडजस्टमेंट्स, राइट। इसके अलावा अब बैलेंस काम आपको करना है, इसके अलावा तो बाकी सारी चीजें नॉर्मल है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कौन सी चीज कहां जानी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं इसके बाद का जो काम है आप अपने आप कर पाएंगे। तो अब आपको कैसे करना है, ठीक है, कैसे करना है,
ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके साथ एंट्रीज डिस्कस कर ली, आपने हो सकता है मेरे साथ नोटिंग करी होगी, लेकिन अब आप इस सवाल को स्टार्टिंग से करोगे प्रॉपरली, मतलब एग्जाम में जैसे आप करोगे, पहले आप फॉर्मेट बनाओगे और फिर आप वर्किंग नोट में सारी कैलकुलेशन दोबारा से करना, और जो मैंने अभी तक आपको लिखवाया करवाया इसको बिना देखे अपने आप से करने की कोशिश करना कि क्या आप ये एडजस्टमेंट्स अपने आप से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो अब इसका आंसर जो आपको स्टडी मटेरियल में दे ही रखा है, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। एडजस्टमेंट सारी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, तो रिमेनिंग काम अब आपको सेल्फ करना है। ठीक है, तो मैं पूरी आशा करता हूं कि आप लोग बचा हुआ काम कर लोगे। ठीक है जी, अब आपका एक बहुत छोटा सा टॉपिक बच गया जिसका नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व्स। प्रोविजन एंड रिजर्व, ठीक है, तो प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व्स क्या होते हैं, तो फटाफट से इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलो देखो, प्रोविजन क्या है तो पढ़ना, चाहे आप इसको बाद में नोट भी कर लेना मन करे तो। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी क्रिएटेड बाय यूजिंग सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। तो जब हम कोई लाइबिलिटी बनाते हैं बाय यूजिंग एस्टिमेशन, हम कुछ एस्टिमेशन करके अंदाजे लगा के कुछ लाइबिलिटी बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोविजन। अच्छा, जब मैं लाइबिलिटी की बात करता हूं तो लाइबिलिटी हम किसके लिए बनाते हैं, प्रोविजन के केस में हम किस चीज के लिए लाइबिलिटी बना रहे हैं, या तो हम बनाते हैं लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा प्रोविजन फॉर टैक्स, कई बार सुना होगा ये आपने टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, तो हम क्या बना रहे हैं, एक टैक्स के खर्चे के लिए हम कोई प्रोविजन बना रहे हैं, या हम नॉर्मल खर्चों के लिए भी प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर सैलरी, जैसे प्रोविजन फॉर रेंट, है ना। तो ये हो गया आपके खर्चों के लिए जब हम कोई प्रोविजन बना रहे हैं कुछ एस्टिमेशन बेसिस पे। या फिर रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कह सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों पर्पसेस के लिए जो हम लाइबिलिटी बनाते हैं, इन दोनों पर्पसेस के लिए जो हम प्रोविजन बनाते हैं, मुझे बोलना चाहिए नॉट लाइबिलिटी, उसी को हम बोलते हैं प्रोविजन। ठीक है, तो बेसिकली प्रोविजन से हमारी दो प्रकार की लाइबिलिटी कवर हो जाती है, या तो खर्चों की लाइबिलिटी, या तो कोई हमारी एसेट की वैल्यू में जो रिडक्शन होगी उसकी लाइबिलिटी हम आज ही बना देते हैं। और याद रखना यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पे हम लोग एस्टिमेटेड बेसिस पे प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो याद रखना प्रोविजन जब भी बनाते हैं हम लोग तो वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ठीक है, याद होगा आपको, जब हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पीएनएल में डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। राइट, तो ये हो गई प्रोविजन की बात। रिजर्व्स की बात करो, रिजर्व्स क्या है, प्रॉफिट्स अप्रोप्रिएटेड फॉर जनरल और स्पेसिफिक पर्पस अदर देन फॉर एक्सपेंसेस और रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स बांटने की जगह, ओनर्स में बांटने की जगह उठा के हम अलग कर देते हैं कोई भी पर्पस के लिए, फ्यूचर पर्पस के लिए। जैसे अगर हमें लगता है कि भाई फ्यूचर में हमारे पास कोई बहुत बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आएगी, या कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, हो सकता है हमारे पास एक अच्छी कोई प्रॉपर्टी, हमें बिल्डिंग या प्रॉपर्टी या कोई ऑफिस का लैंड या कुछ भी खरीदने की आवश्यकता पड़ सकती है फ्यूचर में, तो वहां पे हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन कोई भी पर्पसेस के लिए हम जब रिजर्व्स अलग से रख देते हैं फ्यूचर के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व्स बनाना। ठीक है, तो ये प्रॉफिट्स में से बनते हैं, लेकिन ये अप्रोप्रिएट होते हैं, ये अप्रोप्रिएट होते हैं, ये कोई खर्चे नहीं है, कोई हम लाइबिलिटी नहीं बना रहे, ये हम खर्चों के लिए या फिर एसेट की वैल्यू की रिडक्शन के लिए कोई लाइबिलिटी नहीं बना रहे, तो ये प्रोविजन नहीं है, ये रिजर्व्स है। ठीक है, तो हम फ्यूचर में अपनी बेनिफिट के लिए हम बोलते हैं रिजर्व्स बनाते हैं टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन, स्ट्रेंथन द बैलेंस शीट, आप लिख सकते हो टू स्ट्रेंथन द बैलेंस शीट या फिर फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है जी, तो ये होते हैं हमारे रिजर्व्स। अच्छा, रिजर्व्स दो तरह के होते हैं, या तो कैपिटल रिजर्व या तो रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल रिजर्व ऐसे होते हैं जो कैपिटल प्रॉफिट से बनते हैं, जो कैपिटल प्रॉफिट से बनते हैं। कैपिटल प्रॉफिट्स किससे होते हैं, जैसे हम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट करते हैं या सेल ऑफ कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, तो ये कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं। कंपनी अकाउंट्स में तो आप पढ़ते हो, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हमें मिलता है, जो बेसिकली प्रीमियम मिलता है हमें शेयर्स इशू करने पे या डिबेंचर्स इशू करने पे, तो वो कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं। जब फॉरफीचर होता है तो वहां पे हम कैपिटल प्रॉफिट्स लेते हैं। तो कोई भी कैपिटल नेचर के जो प्रॉफिट्स होते हैं
उसमें से हम जब रिजर्व्स बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। दूसरी तरफ रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है? ऐसे रिजर्व जो नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रॉफिट से बनते हैं, जो हमारे डे टू डे वाले प्रॉफिट्स है, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हम प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, उनसे जब हम कोई प्रॉफिट्स उनसे कोई हम रिजर्व्स बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स। ठीक है, तो कंपनीज के केस में याद रखना, कंपनीज के केस में जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है वो रेवेन्यू रिजर्व से ही दिया जाता है। तो कैपिटल रिजर्व से आप कभी भी डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते, कंपनीज की बात कर रहा हूं, लेकिन रेवेन्यू रिजर्व से कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात, क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक आपका डिफरेंस पॉइंट है कि प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो बड़े छोटे छोटे से कुछ आपके टॉपिक्स थे, वैसे आपको पता भी होगा या आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, आपको आइडिया भी होगा, तो इसलिए मैंने इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया। तो आप एक बार ट्राई करना होमवर्क में इलस्ट्रेशन 13 ट्राई का हो जाएगा, छोटा सा इजी सा सवाल है, तो एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 13 कर लेना तो हो जाएगा। जो छोटा सा 5 नंबर का, 4 से 5 नंबर का आपका आई थिंक एग्जाम का क्वेश्चन है, राइट। और इसके अलावा एक होमवर्क और दे रहा हूं मैं आपको, तो देखो ये आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन 13, और एक छोटी सी चीज पढ़ने के लिए दे रहा हूं जो आप कई बार पढ़ चुके हो, 11वीं में भी पढ़ चुके हो, 12वीं में भी पढ़ चुके हो, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता यहां पे इसको डिस्कस करने का कोई पॉइंट है, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो फाइनल अकाउंट्स, क्लास 11th में भी पढ़ते हो आप ये, और क्लास 12th में भी पढ़ते हो, तो ये आप एक बार होमवर्क में पढ़ लेना। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। तो मैं जहां तक मुझे लगता है हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए अपने स्टडी मटेरियल के, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो आप लोग जरूर कर लेना और पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एडजस्टमेंट्स, जो फाइनल अकाउंट्स में आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है वो आपको सारी आनी चाहिए। तो मैंने सारी एडजस्टमेंट्स डिटेल में डिस्कस की थी, तो उसको जरूर आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारा ये वाला यूनिट होता है खत्म। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको लगा होगा यूजफुल। अगर ये आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आपको मेरे लेक्चर्स, मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बेसिकली हम फाइनल अकाउंट्स के सेकंड यूनिट की शुरुआत करेंगे, फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। तो मैन्युफैक्चरिंग वाले जो सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं उनके फाइनल अकाउंट्स में क्या हमें पढ़ना होता है या कैसे बनाने होते हैं, ये सब हम लोग कवर करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।